आपने देखा है कि पिछले 2 दिनों से पूरे देश में बवाल सा मचा हुआ है वारिस पठान के उस विवादित बयान पे। जब वारिस पठान ने यह कह दिया एक मंच से कि 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, अब सवाल उठता है कि क्या वारिस पठान भारत को दंगा में झोंकना चाहते हैं? क्या वारिस पठान देश के जो 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं 15 करोड़ से लड़वाना चाहते हैं, उनको मरवाना चाहते हैं? ये बड़ी शर्म की बात है कि जो नेता हैं उनके इस तरह से जो विवादित बयान आ रहे हैं, जिससे देश के जो सांप्रदायिक सौहार्द है उस पर कहीं ना कहीं अच्छा खासा असर पड़ रहा है। हम इस मुद्दे को लेकर के कई लोगों से बातचीत किए हुए हैं कि आखिर वारिस पठान के इस विवादित बोल के क्या मतलब हैं, और इन्हीं सवालों को लेकर के हम अभी पहुंचे हैं सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी के पास। वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे, हमारा सवाल वही होगा कि ओम प्रकाश जी ये बताइए कि जिस तरीके से वारिस पठान ने ओवैसी के मंच पे खड़े होकर के और ये पूरे तरह से ये कहा खुलेआम तौर पे माइक हाथों में लेकर के कि 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, आखिर वारिस पठान चाहते क्या हैं? और ये देश के लिए कितने शर्म की बात है कि कोई राजनेता इस तरह की भाषा में बात करे। वारिस पठान की इस वक्तव्य की जितनी भी घोर निंदा की जाए वो बहुत कम है। जिम्मेवार आदमी है, एक पार्टी के सम्मानित विधायक रह चुके हैं और एक सांसद के मंच पर खुलेआम सौहार्द बिगाड़ने की जो उन्होंने अपनी भाषा का प्रयोग किया वह निंदनीय है। हम पूछना चाहते हैं, भारत सभी संप्रदाय के लोगों का है, सभी जात और मजहब के लोगों का है। भारत की आज़ादी में सबकी भूमिका रही है। इसके उत्थान, विकास और समृद्धि के लिए हम सब लोगों को मिल करके काम करनी चाहिए, लेकिन अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वारिस पठान ने जो भाषा का प्रयोग किया है वह बहुत ही घोर निंदनीय है। वारिस पठान जी ने कहा कि अभी तो सिर्फ शेरनी निकली है। अरे कायर बुद्धिल आदमी, आपको चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। आप अपने घर में हैं, अपनी माँ बहनों को रोड पर खड़ा करके तमाशा देख रहे हो और तमाशा बनाए हुए हो, जिसको न समाज स्वीकार कर रहा है न राष्ट्र स्वीकार कर रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि आखिर CAA के जो है नहीं उसके लिए ये इतना बवंडल क्यों? हाँ, इस तमाशा बनाने की क्या उचित है? एक बार नहीं 100 बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि यह नियम किसी की सदस्यता समाप्त करने के लिए नहीं, नागरिकता समाप्त करने के लिए नहीं, नागरिकता देने का है। और यह कोई अभी पहली बार थोड़े लाया गया है, तो संशोधन किया गया है। पहली की सरकार ने भी इसे लागू किया था। हम पूछना चाहते हैं कि जब श्रीलंका में तमिलों पर अत्याचार हो रहे थे तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तमिलों को ला करके अपनी भारत की नागरिकता दिया तो रखा था, तो उस समय कोई बवाल नहीं हुआ। इंदिरा जी ने भी, और हमें लगता है कि शायद उसी वजह से उनको जान देनी पड़ी, उनकी हत्या तक हुई। हाँ, उनकी जान देनी पड़ी, उसका खामियाजा हम भारतवासियों को भुगतना पड़ा, आतंकवादी का वो शिकार हुए। इंदिरा जी ने भी, सूडान में इस तरह की हरकतें हुई थी, वहाँ के हिंदू संप्रदाय के लोगों को काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा था, तो वो इंदिरा जी भी अपने कार्यकाल में भारत की नागरिकता दी है। तो आखिर हम भारत वसुधैव कुटुम्बकम का नारा देने वाला देश, अतिथि देवो भव की बात करने वाला देश, अगर मजहब के नाम पर प्रताड़ित बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोग हैं, तो हम तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चल करने वाले लोगों हैं। हम लोग शांति सौहार्द बना करके चलने वाले लोग हैं, लेकिन विपक्ष इसको गुमराह करके एक राजनीतिक हथकंडा अपनाया हुआ है, जिसकी हम निंदा करते हैं। ओम प्रकाश जी, एक चीज और, इन जो धरना प्रदर्शन जो चल रहा है CAA के खिलाफ, तो एक चीज समझ में नहीं आ रही कि इसमें जिस तरह से आपने देखा कि
महिलाओं का इस्तेमाल हो रहा है। जो बूढ़ी बूढ़ी दादियां हैं वो घर से वो आराम करने की जगह उनको धरने पे बैठाया गया है। और हद तो तब हो गई जब छोटे छोटे बच्चों को भी इस राजनीति में शामिल कर लिया गया है। वो भी अब नारे लगा रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान के मंच पे पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चे नारे लगा रहे हैं। आज वो बच्ची जेल चली गई। ये कितने गिरी हुई राजनीति है, शर्मसार करने वाली घटना है। और वह छोटी बच्ची नहीं बल्कि पढ़ी लिखी और अनुभवी बच्ची है। और हम तो चाहेंगे, ओवैसी साहब से मांग करेंगे कि वो स्पष्ट करें कि आखिर उनके मंच पर ऐसे लोग एकत्रित कैसे हो रहा है, इस तरह की बातें क्यों हो रही है। आप राष्ट्र के प्रोधा हैं, आप राष्ट्र प्रेमी हैं, तो भारत सबके लिए है। आप इस तरह की भावना भड़का करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं, समाज को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, किस आग में झोंकना चाह रहे हैं। हालांकि ओम प्रकाश जी, ओवैसी साहब जिस समय ये वो बच्ची जो कह रही थी कि पाकिस्तान जिंदाबाद, उस समय वो फिर जा रहे थे, मंच से नीचे जा रहे थे, लेकिन वो आकर के वापस के ऐसे लोगों का हम कंडेम करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपने उस छोटी बच्ची को तो कह दिया कि कंडेम करते हैं, आपके जो जूनियर ओवैसी साहब हैं वो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए जरा ये पुलिस वालों को हटा दो, फिर दिखाते हैं कि हम क्या हैं। उस पर इनकी चुप्पी समझ में नहीं आती। देखिए, इनके सगे छोटे भाई हैं जूनियर ओवैसी जी, इनके अपने दल के एमएलए रहे हैं यशू पठान। इन लोगों पर इन्होंने कौन सी कार्रवाई की, और वह बच्ची से कि वह इनके पार्टी की सदस्य है, बिला लगाई हुई थी। जी 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 जी। तो आपने आमंत्रित किया या वे लोग इस तरह का आयोजन किए, तो उस कार्यक्रम में आप कैसे चले गए। आप जब लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं तो सदन में खड़ा होकर के आप शपथ ग्रहण करते हैं कि भारत के संविधान को हम मानते हैं। आप कौन सी आजादी की बात करते हैं, क्या भारत के संविधान को मानते हैं? पूरा देश जानना चाहता है ओम प्रकाश जी कि आखिर ये किस आजादी की बात होती है, किससे आजादी चाहते हैं? माने भारत के सुप्रीम कोर्ट जो न्यायिक प्रक्रिया है, आप उससे आजादी चाहते हैं, या जो भारत की सरकार है उससे आजादी चाहते हैं, या भारत के जो संविधान है उससे आजादी चाहते हैं? आप अपनी बात वो स्पष्ट तो कीजिए। देश की जनता जानना चाह रही है आपकी कैसी आजादी चाह रहे हैं। अराजकता की आजादी तो भारत सरकार कभी न स्वीकार की है न करेगी। अच्छा ओम प्रकाश जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से शाहीन बाग में 70 दिन होने जा रहे हैं और 70 दिन से वो महिलाएं, वो बूढ़ी महिलाएं हैं, उसमें और भी बहुत से वहाँ पे जो ठंड का मौसम था उसमें एक बच्चे की मौत भी हो गई, ये बड़ा दुखद है। लेकिन आखिर इन सबके पीछे जो लोग हैं, ये जग जाहिर है कि इन महिलाओं में इतनी सोच नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे की शक्तियां हैं। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति काम कर रही है? देखिए, राष्ट्र विरोधी तत्व इसके पीछे काम कर रही है। विपक्ष को लगा कि 370 धारा हटा, कहीं कोई बवाल नहीं हुआ, मंदिर तीन तलाक का मुद्दा समाप्त हो गया, कहीं कोई बवाल नहीं हुआ। बरसों से, सैकड़ों वर्ष पुराना राम मंदिर का मुद्दा समाप्त हो गया, कहीं कोई मतलब नहीं रहा। तो इस कोई मुद्दा नहीं मिलने पर विपक्ष में बेचैनी, मुद्दे बहुत अच्छी तरीके से, हाँ, मुद्दा विहीन विपक्ष इसको मुद्दा बना करके देश को खंडित करना चाह रहा है, देश में अराजकता की स्थिति पैदा करना रहा है, सामाजिक सौहार्द का वातावरण जो बना हुआ है उसको समाप्त करना चाह रहा है। तो यह सीएए का मुद्दा बना रहा है। हम पूछना चाहते हैं, उनका सहयोगी दल के मुख्यमंत्री विपक्ष के उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने कल प्रधानमंत्री से मिल करके उन्होंने कहा है कि इसमें कहीं कोई अल्पसंख्यक समुदाय को डरने की जरूरत नहीं है, इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा। तो आपके सरकार के मुख्यमंत्री भी उसको मान रहे हैं। लेकिन कांग्रेस चूंकि हमेशा सत्ता में रहना चाहती है और सत्ता के लिए वह कुछ भारत का 2 टुकड़ा करवा दिया, पाकिस्तान और भारत बना, तो इसलिए देश का और खंडित करने का षड्यंत्र। क्या ओम प्रकाश जी, चूंकि आप एक लंबे समय से भारत की राजनीति को करीब से देखा है, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आज देश के हालात बने हैं,
क्या भारत एक बार फिर बंटने के कगार पे है? देखिए, नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत एकजुट है, राष्ट्र सबल है और राष्ट्र की उन्नति और प्रगति के लिए वह दृढ़ संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के सर्वोपरि मान करके संघर्ष करती है। हमें नहीं लगता है कि भारत बंटने जा रहा है, भारत और आगे बढ़ेगा। इन विपक्ष के लोगों को कड़ी चुनौती अगर कोई देगा तो यहाँ की जनता देगी। देश की सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्था जो है, सुप्रीम कोर्ट जिसे हम कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस लगभग 2 महीने से ज़्यादा चलने वाले इस धरने को समाप्त कराने के लिए अपने वहाँ पे प्रतिनिधि को भेजा था। 3 दिन से लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन जो धरना पे जो महिलाएं बैठी हैं वो कह रही हैं कि नहीं, हम धरना समाप्त नहीं करेंगे। तो आखिर इसका नतीजा क्या निकलेगा? देखिए, महिलाएं तो एक मुखौटा है, सामने तो महिलाएं दिख रही है, लेकिन उसके पीछे पुरुष लोग हैं जो समाज को तोड़ना चाह रहे हैं, देश को बांटना चाह रहे हैं। विपक्ष के मंसूबे को कारगर साबित करने के लिए उस महिलाओं को चढ़ा बढ़ा करके धरने पर बैठाया, सामने रखा गया है। लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि वे लोग अपने घृणित मंशा को विपक्ष को लगता है कि मोदी जी इन महिलाओं पे सख्ती नहीं कर पाएंगे या उनकी जो दिल्ली पुलिस है वो सख्ती नहीं कर पाएगी, इसलिए महिलाओं को आगे रखा है। निश्चित रूप से महिलाएं और बच्चे जिनको स्कूल जाना चाहिए, ऐसे बच्चों को धरने पर बैठाकर उनका भविष्य अधर में लटकाया जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि एक सबल राष्ट्र के निर्माण करने के लिए नरेंद्र मोदी जात पात से ऊपर उठ करके सभी लोगों के साथ लेकर के सामूहिक प्रयास करके भारत को वैभवशाली राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। उनका गुनाह तो बता दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के प्रतिनिधि गए हैं, हमें लग रहा है कि कोई ना कोई समझौता हो जाएगा और ये लोग भी अब आज ही जा गए हैं, उब चुके हैं। हमें नहीं लगता है कि अब प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कह दिया है कि हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो हमें लगता है कि आखिर हम लोगों का गुनाह तो बताया जाए कि किस गुनाह की सजा। तो ओम प्रकाश जी, चूंकि आप पूर्व सांसद रह चुके हैं, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस चीज को जो है नहीं सीएए और उसको लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है, इस पर थोड़ा सा जागरूकता की और जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है, एक एक घर जाने की जरूरत है ताकि लोग समझ सके कि सच्चाई क्या है? देखिए, एनडीए के एक एक कार्यकर्ता को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि आप अपने मोहल्ले में, अपने गांव में जाएं और सीएए के बारे में जानकारी दें। उन्होंने भी लोकसभा में और लोकसभा के बाहर भी उन्होंने कहा कि यह कानून क्या है। लेकिन सोए हुए आदमी को आप जगाइएगा, जगे हुए आदमी को कितना हो जगाइएगा तो सोने का बहाना कर रहा है, उठेगा नहीं। वही हाल है। बार बार समझाया जा रहा है कि हम किसी का हकमारी नहीं कर रहे हैं, हम किसी का अधिकार छीन नहीं रहे हैं, हम किसी की सदस्यता समाप्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि धर्म के आधार पर जब जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जिन्ना उस समय बंटवारा हुआ तो दोनों नेता के बीच में यह समझौता हुआ था कि धर्म के आधार पर जो प्रताड़ित होंगे, अगर भारत आना चाहेंगे तो उन्हें भारत सरकार अपना रखेगी। तो हम लोगों ने अल्पसंख्यकों को अपना भाई मान करके उन्हें सम्मान दिए, इज्जत दिए, उनकी बराबरी का दर्जा दिए। भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ी, आज 15 से 17% आबादी हो गई है। लेकिन उस समय जहां 20% आबादी थी, आज 1.5% आबादी रह गई है। उनको धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, उनके माँ बहनों के साथ बेइज्जती की जा रही है, उनके धन संपदा को छीन दिया जाता है। तो ऐसे लोग अपना धर्म बचाने के लिए, अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपना घर छोड़ करके भारत आना चाह रहे हैं। तो आखिर भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चल करके, जवाहरलाल नेहरू के बताए रास्ते पर चल करके उन्हें अपने यहाँ आकर के उन्हें नागरिकता दे रहे हैं। तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? चलिए, अंतिम सवाल हमारा प्रकाश जी, अब ये बता दीजिए कि जिस तरह से वारिस पठान के विवादित बोल आए हुए हैं, अगर भविष्य में ऐसे बोल या फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे किसी मंच से, ओवैसी के किसी मंच से लगता है, तो आपकी सरकार है और एक सुदृढ़ सरकार है,
बहुमत की सरकार है, कितने कड़े कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, जिन जिन लोगों ने राष्ट्र विरोधी नारे लगाए हैं या तो जेल में हैं न तो भागे फिर रहे हैं। वारिस पठान भी जेल जाएंगे और उन पर भी कानूनी कार्रवाई होगी, और हमें नहीं लगता कि इस सरकार में इस तरह के हरकत करने वाले लोग बच पाएंगे। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। और आपने देखा कि किस तरह से पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने बड़ी सफाई से और साफ शब्दों में कहा कि अगर पठान जैसे लोग जो देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं, जो देश को तोड़ने के लिए विवादित बयान दे रहे हैं कि 15 करोड़ भारी पड़ेंगे 100 करोड़ पे, वो चाहते हैं कि देश में दंगा हो और उस पे उनकी राजनीति की जो रोटी है वो सेक सके, वो उसे साफ शब्दों में पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी ने इनकार किया है और कहा है कि ऐसे लोग हमारी सरकार में, मोदी जी की सरकार में, ऐसे लोगों की जगह सिर्फ और सिर्फ सलाखों के पीछे है। कुछ तो चले गए हैं, कुछ जाने की तैयारी में है, और होना भी यही चाहिए कि जो लोग भी देश तोड़ने की बात करें, देश जो हमारी शासन व्यवस्था है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे देश को चलाने वाले जो कर्णधार हैं, ऐसे लोगों को, देश तोड़ने की बात करने वाले लोगों को सलाखों के पीछे डाले और एक कड़ा संदेश दे, ताकि इस भारत की भूमि पे, इस भारत की जो मिट्टी है, इस मिट्टी में रह के आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगने चाहिए, और आगे भी सरकार इसको कड़े से कड़े कदम उठाकर इसको निपटे।